हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलती। आज हम फिर रविंद्र कुमार जी के साथ हैं और उनसे जब हम बात करते हैं तो उनसे ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं जो आम तौर पर आपको कहीं मीडिया में नज़र नहीं आती। और वो इन्फॉर्मेशन, चूँकि आप ख़ुद वकील भी हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कंफर्म करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं। इस वक्त जो ख़ास इशू हम बात करेंगे रविंद्र कुमार जी से, वो कंगना रानावत का एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने आज़ादी के बारे में भी जो है वो एक तरह से अपमान किया है देश की आज़ादी के मत वालों का। और अब वो कह रही हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। उसके अलावा आर्यन खान के मामले में क्या कुछ हो रहा है, ये सब भी हम जानेंगे इस इंटरव्यू में। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और वो क्रूज़ किसका था जिस पर आर्यन खान को घेर करके लाया गया था, उसमें कहाँ कहाँ कड़ियाँ मिल रही हैं, कौन कौन उस साजिश में शामिल था, ये भी आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कंगना रानावत एक अचानक फिर से कैसे नज़र आ गई? ये तो बिल्कुल गायब हो गई थी सीन में। अब क्या ज़रूरत पड़ी? कंगना रानावत को एक रोल दिया गया है, क्या कुछ बोलना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, और इसका मकसद क्या है? मकसद तो आप समझिए, ये जितने भी एक ही परिवार के लोग हैं, ये जब भी कोई बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो एक तरह से सीधी जो है तीर की तरह दिल पे चुभे आपके, और आप बिलबिला कर रह जाएं। और फिर उसके बाद ये जो है अपने मंतव्य में लग जाते हैं। इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अमित मालवीय का ग्रुप जो है वो ये बताने लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। कंगना रानावत ने एक बयान दिया वो टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स नाउ को, और उसमें उसने कहा कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं मिली थी, वो आज़ादी नहीं, भीख थी, और असली आज़ादी तो देश को 2014 में मिली। यानी कि उसका ये कहने का मतलब अगर आप समझे तो आज़ादी किसको मिली, अंग्रेजों ने भीख किसको दी? तो गांधी जी को दी। तो गांधी जी कौन निकले? वो भिखमंगे थे। जी जी, भिखारी हो गए, भिखारी थे, भिखमंगे थे, भीख उसको मिलती है। नेहरू जी कौन थे? भिखमंगे थे। सरदार पटेल कौन थे? भिखमंगे थे। जी जी जी। यानी कि आप समझिए, ये हर आदमी को भिखमंगा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने का इनका एक ही मकसद है कि ये देश की आज़ादी के पूरे आंदोलन को, जो 1857 से शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, और भी आप लोगों के नाम गिनते रहें तो हजारों ऐसे सपूत हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ये उनकी आज़ादी को जानबूझकर कमतर आंकने, और कमतर आंकना नहीं बल्कि उसे गाली देने का, बिल्कुल। और ये गाली देने का काम संघ परिवार जो है 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, तो इनकी जितनी भी ये सुबह सुबह जो ध्वज प्रणाम से शुरू होता है इनका कार्यक्रम शाखाओं में, उसमें ये घुट्टी उनको देते हैं कि भाई आप जो है ये मान के चलो कि देश को आज़ादी नहीं मिली, भीख में मिली। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश वास्तव में आज़ाद हुआ। तो एक तरह से ये वक्तव्य इतना सनसनीखेज और इतना निंदनीय है कि ऐसे में तो होना ही चाहिए था कि संघ परिवार को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखते हैं ना मोहन भागवत कुछ बोले, ना इसमें जो है आरएसएस का कोई आदमी बोला, ना इसमें बीजेपी के किसी नेता ने कुछ कहा, ना मोदी की सरकार के किसी आदमी ने कहा, और ना गोदी मीडिया जो है, जो मोदी जी का समर्थक है, उसने कुछ बोला। और सबसे अफसोस की बात मुझे ये है कि वहाँ जब ये वाक्य बोला जा रहा था तो जितने लोग उस हॉल में बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। हाँ, ये असल में वो जो ताली बजाने का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बीच में, शायद एक मिनट में, दिल्ली में कनॉट प्लेस के बारे में ये बात कही जाती है कि पिछले जब से ये टेलीविज़न चैनलों का ये रुख नज़र आया जो आज हम देख रहे हैं, तो उसमें दिन भर वो कुछ लड़के लड़कियां जिनको महीने की तनख्वाह मिलती है बाकायदा बीजेपी आरएसएस से, वो कैमरों के सामने बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं, और ये भीड़ शाम को उन स्टूडियोज़ में पहुंच जाती है। इनका काम यही है, कोई और काम नहीं है। तो ये जाहिर है अगर उस तरह की भीड़ है तो वो तो तालियां ही पीटेगी, वो और क्या करेगी वो।
मुझे तो ये बात मानने में कोई शक नहीं है कि जब कुछ ख़ास मकसद से भीड़ इकट्ठी की जाए, जो आप लोग जिस तरह से टेलीविज़न चैनलों के डिबेट आप देखते हैं उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं। हाँ, अब आप बताइए। अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसकी रपट जो है लिखी जानी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। और जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, उससे पता चले कि इस हॉल में कितने लोग थे, तो उन सबको भी एक अभियुक्त बनाना चाहिए। हाँ, उसमें तो ये भी पता चल जाएगा कौन कौन थे। बिल्कुल, उन सबको अभियुक्त बनाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। अब अज्ञात की कोई गुंजाइश नहीं है, अज्ञात हो ही नहीं सकता। आप तो टेक्निकल सर्विलेंस से आप ये बता सकते हैं कि कौन आदमी कब कहाँ कैसे था। बिल्कुल, तो ये होनी चाहिए। हाँ। अब सवाल ये आता है कि कंगना रनावत ने ऐसा क्यों कहा। आप देखेंगे कंगना रनावत ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों की कि वो ऐसे उछलते हुए वाक्य जो उछाल देते हैं। आपने देखा होगा एक रुचि पाठक करके एक लड़की है जिसने थोड़े दिन पहले जो है एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि देश को आज़ादी नहीं मिली बल्कि 99 साल की लीज पर देश मिला है। उसमें भी खूब बहुत दिलचस्प, मतलब वो कुछ रीजन नहीं दे पा रही थी एंकर। नहीं, रीजन नहीं वो देते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो कि मोदी जी के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, और वो मुझे इस बात पे बहस करते हैं, और अब से नहीं कई सालों से बहस करते हैं कि देश को आज़ादी जो है 99 साल की लीव्स पर मिली थी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 1947 में देश की आज़ादी का इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा जब भारत सरकार एक्ट जो बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी कि लेकिन जब देश का संविधान बना और उसमें जो आखिरी अनुच्छेद है 395, उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो भारत के ट्रांसफर की पावर का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उसको उसमें निरस्त किया गया है। जब वो एक्ट निरस्त हो गया है, जब वो पुरानी संधि और पुरानी चीज खत्म हो गई है, तो वो धारा 300 अनुच्छेद 395 में संविधान में लिखा है। लेकिन इनकी मजबूरी है, संविधान पढ़ते नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, इन्हें जो है बुद्धि नहीं है कि किसी चीज को पढ़ सकें। तो ये जो है आज़ादी को कमतर आंकने का कोशिश इसलिए करते हैं कि इनकी बात सुन के मुझे एक चुटकुला सा याद आ जाता है कि एक बड़ा यानी इसी तरह की मानसिकता का एक आदमी था, सबको परेशान करता था। तो जब वो मरने लगा तो उसने कहा बेटा ऐसा कोई काम जरूर करियो कि मेरे बनने के बाद लोग कहें कि मैं एक अच्छा आदमी था। तो बेटे ने कहा पापा मैं ऐसे ही करूँगा। तो जब बाप मर गया उसके 15-20 दिन बाद लोगों ने देखा कि वो छत पे खड़ा होकर गली में मूत रहा है। अच्छा। तो लोगों ने कहा ये तू क्यों मूत रहा है? तो उसने कहा मैं तो ऐसे ही मूतता रहूँ। तो अड़ोसी पड़ोसी बोले इससे तो अच्छा इसका बाप था, कम से कम वो गली में नीचे से तो मूतता था, कम से कम छींटे नहीं पड़ते थे। तो उसने अपने कुकृत्य से अपने बाप के कुकृत्य को अच्छा बता दिया, अच्छा बताया और बढ़ के किया। जी हाँ, बढ़ के। तो ये कंगना रनावत जो कर रही है उसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो उसका इतिहास मैं आपको बताऊं कि इसका ये काम था कि पहली इसे खुद स्वीकार किया है कि जब मैं नाबालिग थी तो मैं घर से भाग गई, घर से भाग के दिल्ली में आ गई, दिल्ली में से कुछ जगह नाटक किए, फिर बम्बई चली गई। इसे खुद स्वीकार किया है कि मैं जो ड्रग्स लेती थी। अब जो NCB लोगों की चैट को देखकर कहती है जी इसमें ड्रग है या कोड नेम में ड्रग है, छोटी सिगरेट बड़ी सिगरेट, उसके बेस पे जो है ये लोगों को जेल भेजते हैं। उन्होंने इसका ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये सर्कुलेट भी है, और इसमें जो है इसको आज तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। यानी जो औरत स्वीकार कर रही है कि मैं जो है ड्रग लेती थी, उसकी फोटो है, हर चीज़ है, उस पर NCB के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े वो चुप हैं, वो इस पे नहीं बोलते। तो आप समझिए कि कंगना रनावत का इतिहास जो है अपने आप में इतना कंट्रोवर्शियल है कि पहले वो महेश भट्ट के साथ उसकी पॉर्न टाइप जो है फ़ोटो आती हैं, फिर उसकी पॉर्न टाइप फ़ोटो जो है हम देखते हैं कि आदित्य पंचोली के साथ आती है कि आदित्य पंचोली की लोग कहते थे ये एक तरह से पकड़ है। और फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी दास्तानें आई, जो शेखर सुमन का बेटा है अभिनव सुमन, उसके साथ आई। और इसका जो इतिहास है वो इस तरह का लगातार आता रहता है। अभी भी लोग इसकी फ़ोटो देखते हैं जिसमें बिकनी में नज़र आती है, कभी वो अबू सलेम के साथ, जो कि जिसके बारे में बीजेपी को बड़ा आपत्ति है कि बम्बई ब्लास्ट के, और आप देखिए कि दाऊद इब्राहिम के जो साथी हैं उनके साथ जो है नवाब मलिक ने ज़मीन खरीदी तो बड़ा अपराध किया। जबकि अबू सलेम जो है खुद एक गिरोह है, खुद जो है दाऊद इब्राहिम का आदमी है, उसके साथ कंगना रनावत शराब पी रही है और गतिविधियां कर रही है, अश्लील काम कर रही है। उसके बारे में बीजेपी वाले समझते हैं ये राष्ट्रवादी काम है, ये औरतों के इज्जत को बढ़ाने का काम है। तो ये लोग जो है उस औरत को इज्जत देते हैं जिसने कि देश को बदनाम किया है, देश को अपराध की गर्त में डाला है, और इसको वाइप्लस सिक्योरिटी दे रखी है। गाली जो हिंदुस्तान की आज़ादी को गाली दे उसको आप वाइप्लस सिक्योरिटी देते हैं।
इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, एक किरीट सोमैया है मुंबई में, उसका काम है लोगों को जो है ब्लैकमेल करना, लोगों को बारे में झूठ फैलाना, फिर माफ़ी मांग लेना। उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी। अच्छा अच्छा। और जेड प्लस सिक्योरिटी तो बीजेपी ऐसे बांटती है अपने चमचों को, अपने बदमाशों को, अपने गुंडों को, कि जेड प्लस सिक्योरिटी वालों को शर्म आनी चाहिए कि भाई हम किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल में जो एमएलए बीजेपी के जीते 28, 78, सबको कहा लो जी सिक्योरिटी ले लो। यानी सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी में जवानों का, जनता का पैसा लगा है। हाँ, हमारा आपका टैक्स का पैसा, हमारा पैसा खर्च किया जाता है। और ऐसे लोगों को के, यानी कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 4 लाख रुपए इस औरत की सिक्योरिटी पर हमारे पैसे से खर्च करते हैं और वो हमारी आजादी को गाली देती है। और ये चुप बैठे रहते हैं, और चुप नहीं बैठे रहते, इनका बहुत समर्थन है। क्योंकि जब भी इनकी शाखाएं लगती हैं उसमें आप जाएंगे तो घुट्टी में यही बात सिखाई जाती है कि देश की आज़ादी जो है नहीं मिली, देश जो है बर्बाद है। क्योंकि संघ का जो है यूएसपी, जैसे कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे आप बेचते हैं साबुन, तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में होता है कि भाई लाइफ बॉय होती है, उसमें 99% आपके कीटाणु मर जाते हैं। या कॉलगेट वाले कहेंगे जी आपके चेहरे पे, या सेंसोडाइन वाले कहेंगे सनसनाहट गायब हो जाती है। तो बीजेपी का जो यूएसपी है वो ये है कि वो मुसलमानों से घृणा करो, मनुवाद या जाति प्रथा को आगे बढ़ाओ, देश में उन्होंने राज किया उसके लिए उनको कोसो, और इतिहास को ठीक करने का ठेका ले लो। इतिहास एक ऐसी चीज है, आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुतुब मीनार खड़ी है तो खड़ी है, लेकिन आप उसे बताओ जी ये फलाने की है, ये जो ताजमहल जो है तेजो महल है, ये शिव जी का महल है, शिव जी का मंदिर है। तो ये लोग जो है इतिहास को अनगढ़ तरीके से गढ़ते हैं, और इसकी वजह से इनके द्वारा जो भी चीज़ लोगों को सिखाई जाती है, अल्टीमेटली समझिए कि उसमें उस आदमी की बदनामी ही होगी जो उसे लिखेगा। मान लो मैं बाहर जाके कहूँ यही बातें, तो मैं क्या, यहाँ के लोग ही कहेंगे, मेरे बच्चे भी कहेंगे कि आदमी पागल हो गया। तो ये जो है पागलपन की हद तक देश के इतिहास को खराब करने में लगे हुए हैं। और उसमें कंगना राणावत को देश की सरकार ने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिए फिल्मों के, और अब पद्मश्री दे दिया। और भारत के राष्ट्रपति की सारी फोटो मैंने देखी पद्म पुरस्कार देते हुए, सब में वो सभ्य आदमी की तरह खड़े हैं। लेकिन जब कंगना राणावत को दे रहे हैं तो उनकी बाछें खिली हुई हैं, उनके दांत दिख रहे हैं, मुस्कुराहट आ रही है, और लोगों ने उनके ऊपर मीम्स बनाए हैं कि मैन्स आर ऑलवेज मैन, कि आदमी हमेशा ठरकी होता है, वो हमेशा ऐसे ही काम, चाहे राष्ट्रपति हो या कोई भी हो। ये नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, राष्ट्रपति के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन फोटो राष्ट्रपति की है। हाँ, तो जाहिर है उन्हीं के लिए कहा गया। और बहरहाल कुछ सम्मान भी रखना होता है, कुछ लिमिटेशंस होती है, मैं रखता हूँ। हाँ, वो रखना चाहिए। मेरा भी कोई इरादा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उस फोटो को ही इंटरप्रेट करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आर्यन खान वाला मामला कहाँ जा रहा है? ये पूजा दलदानी को गवाह के तौर पर जिस तरह से पेश किया गया, उसमें कहाँ कुछ क्या कुछ हो रहा है अभी? आप एक बात समझिए, पूजा दलदानी है कौन? पूजा दलदानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक सिंधी परिवार की लड़की है, पढ़ी लिखी है, और उसको जो है आर्यन खान को, जो शाहरुख खान है, अपने बेटे को 10 करोड़ रुपए के करीब हर महीने का जेब खर्च देते हैं। महीने का? जी हाँ। अच्छा। अब पूजा दलदानी वो औरत है जो कि मैनेजर है आर्यन खान की। आर्यन खान के ऊपर निगाह रखती है, आर्यन खान का अपॉइंटमेंट तय करती है, उसकी रिपोर्ट देती है शाहरुख खान को और गौरी खान को, जो माँ बाप हैं उसके, और खुद जो है मर्सिडीज बेंज कार है उस पर नीले रंग की। तो आप उससे समझ सकते हैं कि उसका खुद का अपना जो तनख्वाह का रुतबा है वो कम से कम 25 लाख रुपए महीने का है। जी। अब ये सवाल आता है कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया, और आर्यन खान को जब गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बात जो है पूरे आप समझिए व्हाट्सएप पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे फैल गई, तो सवाल ये आता है कि किसी भी आदमी को, जिस आदमी में आपका इंटरेस्ट है, किसी बच्चे में या आदमी में, औरत में, तो वो जो है एनसीबी से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है, ये कहते हैं। हाँ। लेकिन संपर्क कौन कर रहा है? एनसीबी के लोग कर रहे हैं, इनके पंच कर रहे हैं, सैम डिसूजा कर रहा है, आप देखेंगे किरण गोसावी कर रहा है, और वो जो है पूजा दलदानी से एक डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गवाह है जिसका नाम है आप देखिए पगारे। पगारे ने एक इंटरव्यू बड़ा सनसनीखेज दिया है। उससे कहा है कि मेरे पास जो है सुनील पाटिल, जो कि मेरे गांव का ही आदमी है, मेरे साथ होटल में रहता था, वो आया और उसने बताया कि सैम डिसूजा ने 4 महीने पहले समीर वानखेड़े को 25 लाख रुपए रिश्वत दी। और वो किससे लेकर दी? वो जो है पगारे से लेकर दी। अच्छा। अब पगारे ने उसको पैसे दे दिए। पगारे ने जो दूसरा इस मामले में कंट्रोवर्शियल आदमी है, मनीष भानुशाली, उसको भी पैसे दिए, और उसको इस बात के लिए दिए कि सैम डिसूजा ने जो पैसे लेकर
समीर वानखेड़े को दिए थे वो उसे वापस करने थे। तो वापस देने के लिए उसने कहा मनीष भानुशाली को कि तुम जो है मेरा कोई काम कराओ। तो ये तीनों लोग मिलकर काम कराने के लिए जो है वह दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और गुजरात में वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले। मोदी जी के साथ उसकी फ़ोटो है मनीष भानुशाली की, अमित शाह के साथ फ़ोटो है, वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर, पुराने चीफ मिनिस्टर के साथ फ़ोटो है, नए चीफ मिनिस्टर के साथ है। वो वहाँ के सेक्रेटरिएट में हर रोज़ जाता था, उसकी फ्री एंट्री थी। और अडानी के यहाँ जो 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, उसको भी मामले को रफा दफा करने में मनीष भानुशाली लगा था। यानी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। इंपॉर्टेंट नहीं, वो एक तरह से धुरी है। हाँ हाँ, धुरी, सही। और उसके पहले भी जब अडानी के एयरपोर्ट पर जो मुद्रा एयरपोर्ट पर जो 3000 किलो हेरोइन पहले भी आई थी, तो 6000 किलो के मामले में मनीष भानुशाली जो है बैटिंग कर रहा था कि भाई किसी तरह मामला रफा दफा हो जाए, सेटल हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब आप इन दोनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को जोड़ो तो जो पगारे ने कहा है कि उन्होंने मुझे 27 सितंबर को, यानी पकड़े जाने से, ये क्रूज की घटना होने से 6 दिन पहले, उससे कहा कि ये बात कर रहे थे कि अब जो है क्रूज पे पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में मालदार आसामी आएंगी। उसे 20 लोगों के नाम बताए, उसको इन लोगों ने बताया 20 लोग ये लोग आएंगे। अब ये लोग आते नहीं आते तो मर्जी है, मान लो मुझे कोई इन्वाइट करे। तो उसके लिए एक टीम बनी कि इनको कैसे जो है घेर कर लाया जाए। अब ये क्रूज के बारे में जब मैं जानकारी कर रहा था तो पता लगा क्रूज किसका है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूज की कंपनी जो है वो है बैक वाटर लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जो मालिक है, CEO है, वो है बलगल बेलोन, एक गंजा सा आदमी है जिसकी फोटो भी आती है, जिसको नवाब मलिक ने कहा जी ये जो है तस्कर है, उसकी फोटो आती है। वो इंडियन ही है या विदेशी? इंडियन ही। अच्छा। और ये जो कंपनी है, इसका मालिक जो है GTV के मालिक सुभाष गोयल हैं, SL ग्रुप के मालिक। और SL ग्रुप ने ये जो जहाज है 6000 करोड़ रुपए में एक कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, उससे खरीदा है 2018 में। और उसके बाद इन्होंने तय किया कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसका इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों ने, यानी आप देखिए सारी कड़ी बार बार जिसकी भी जुड़ती है वो बीजेपी की जुड़ती है। बीजेपी का हरियाणा का MP GTV का मालिक सुभाष गोयल आ गया, फिर उसकी कंपनी आ गई, उसने जहाज खरीदा, जहाज को इस तरह रेनोवेट किया। फिर फैशन टीवी, जिसे इस काम को एक तरह से स्पॉन्सर किया, फैशन टीवी भी सुभाष गोयल का ही आज के दिन। अच्छा। तो उसको जो है वो फैशन टीवी भी उसमें घुस गया। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई कि 20 लोगों को, ये संभावित जो है मालदार लोग हैं, इनको कैसे घेरा जाए। उसके लिए 27 सितंबर को उनके नाम जो है वो पगारे के पास थे। तो ऑलरेडी कोशिशें चल रही थी। और तो इसलिए मैं जो पहले दिन से आपको कहता हूँ ट्रैप केस है, और ट्रैप केस ही नहीं है, ये बीजेपी की तरफ का ट्रैप केस है। यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ समीर वानखेड़े दोषी है। इसमें आप देखेंगे बीच में समीर वानखेड़े को जब पिछले साल जब ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे बीजेपी पूरी तरह से शामिल थी कि इसको सिद्ध किया जाए कि मर्डर है, और उसमें वो आदित्य ठाकरे को कहीं से घेरा जाए कि उसने जो है वहाँ पर जो है मर्डर में और रेप में भूमिका निभाई। तो उस समय में जो NCB ने जो मीटिंग ऑफ माइंड है, तो उस समय उसके जो DG थे वो दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त आज के हैं राकेश अस्थाना, वो थे। तो आप राकेश अस्थाना कौन है जिसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि इसकी दोबारा सीट खुले, SIT खुले 2002 के दंगों की। उस समय भी ये वहाँ महत्वपूर्ण आदमी थे। उसकी SIT में भी ये थे। तो आप ये देखिए बीजेपी का MP शामिल है, उसका जहाज शामिल है, NCB शामिल है, उसमें जो है बाकी ये सारे लोग बीजेपी के शामिल हैं। लड़कों को इन्होंने ढूंढा। अब ये बाद में क्या कहते हैं कि पूजा ददलानी को, जो बात आप पूछ रहे थे, ये बार बार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर ये बताएगी कि हाँ जी मुझसे 50 लाख रुपए इन्होंने लिए तो ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि रिश्वत देना जुर्म है, रिश्वत देना जुर्म है, तो इस रिश्वत देने में फंस जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ किस हद तक जा सकती है। यानी जो हमारा रेप का कानून है उसमें धारा 376 में लिखा है, अगर कोई आदमी किसी औरत को ये कहकर कि मैं तेरी गोदी के बच्चे को जान से मार डालूंगा, ये धमकी देकर अगर उसका रेप करता है तो वो रेप कहलाएगा। क्योंकि माँ अपनी इज्जत
अपनी आबरू, अपनी जान बच्चे के लिए दे सकती है। जी, जी। जिस आदमी से आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सही, सही। और उसको बचाने के लिए 50 लाख क्या, मैं कहता हूँ 50 करोड़ भी दे सकता है आदमी। तो ऐसी हालत में ये कहना, ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं और ये उनके सोशल मीडिया कह रहा है कि पूजा ददलानी ने गलत काम किया, मैं कहूंगा इस बात पर पूजा ददलानी के ऊपर लोगों को फख्र होना चाहिए। उसने वही काम किया है जो धाई माँ के रूप में जो हम पढ़ते हैं ना इतिहास में, जी, जी। कि भाई धाई माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए बच्चे की कुर्बानी कर दी, लेकिन जिस बच्चे को वो दूध पिलाती थी, जिसकी दूधी माँ थी वो, उसको बचाने के लिए उसने काम किया, तभी हम उनकी पूजा करते जी, हैं। जी, जी। लक्ष्मीबाई का भी यही इतिहास है। लक्ष्मीबाई का अपना बेटा नहीं था, वो गोद दिया बेटा था, लेकिन उसको उसे अपने कंधे पे बांधा और फिर वो झांसी की रानी जो है अपने बच्चे के साथ युद्ध के मैदान में गई। तो पूजा ददलानी और आर्यन खान, मैं उल्टी बात कह रहा हूं, इनके लिए देश को इनका हमेशा के लिए आभारी होना पड़ेगा कि इन दोनों की वजह से ये सारा कांड खुला है, बीजेपी का पर्दाफाश हुआ है, एनसीबी के बारे में पता चल गया कि ये जो है कैसी संस्था है जो भेड़ियों के रूप में है, लेकिन भेड़ का अपना दिखाती है, और ये रक्षक नहीं है, ये देश के भक्षक हैं। ये देश को लूट खा रहे हैं और ये देश को बदनाम कर रहे हैं, और देश का पूरा प्रशासन, पूरा शासन एक तरह से चोर, लुटेरे, बदमाश और छोटे दिमाग के लोगों के हाथ में है, और ये देश की बहुत बड़ी त्रासदी है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि सरकार का किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से सरकार चल रही है, और आर्यन खान का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके केस की वजह से ये सारा, जिसे कहते हैं ना, पेंडोरा बॉक्स खुल गया और ये सारे कीड़े एक तरह से निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसको देख करके बहरहाल कोई भी शर्मा जाए कि मुल्क क्या ऐसे चलता है, किस तरह से चलता है। अब कंगना राणावत ने जब ये कह दिया, अब से पहले भी कहा उसने कि वो ड्रग लेती थी, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी ये सरकार, क्या कुछ होगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन जितनी मजबूती से आपने चीज़ें रखी हैं और जितनी गहराई से आपने रखी हैं, ख़ासतौर पर क्रूज़ का मालिक कौन था, जो बीजेपी का एमपी, हरियाणा बीजेपी का एमपी, तो बीजेपी ने इस तरह से ये ट्रैप करने का काम किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद ये ट्रैप में आ चुके हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, अदालतें क्या करेंगी, पुलिस क्या करेगी, उससे कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं, ये बहरहाल एक अलग से डिबेट का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।